तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो मस्ट होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए, उनको पॉइंट्स में डाल दिया है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड्स के पास एट लीस्ट दो डिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है, दो डिफरेंट डिस्टेंस होने चाहिए एटम टू एटम। हमने पिछली क्लास में कहानी पढ़ी थी एल्कीन के अराउंड। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने कुछ इस तरीके से कहानी करी थी कि अगर ये एल्कीन है, इसको मैंने पाई बॉन्ड कंसीडर किया हुआ था, तो यहाँ एटम से लेकर के एटम पे एक डिस्टेंस, ये आपका D1 डिस्टेंस हो गया, और ये भी एक एल्कीन है, तो ये डिस्टेंस टू डिस्टेंस अगर देख सकते हैं, इसको हमने सिस बुलाया था और यहाँ पे इसको हमने ट्रांस बुलाया था, ठीक है। तो इस तरीके के दो डिफरेंट डिस्टेंस होने चाहिए। दूसरा, कंपाउंड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। आई रिपीट, कंपाउंड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। लाइक जैसे कि अगर ये पाई बॉन्ड है, तो मैंने आपको बताया था कि ये पाई बॉन्ड को हम घुमा नहीं सकते, मतलब इसको हम इस तरीके का रोटेशन दे नहीं सकते। क्यों? ये तो आपको सिंगल दिख रहा है, बट मैं कह रहा हूं इसको पाई मान लीजिए आप लोग कि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि क्यों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो रहता है, यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं होता है ड्यू टू ओवरलैप ऑफ पीपी ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए, तो कहां कहां किस किस जगह पे आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की। और जो हमारी तीसरी कंडीशन है वो है स्टेबिलिटी की। कंपाउंड आपका जो जीआई शो करेगा वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं है तो फिर वो जीआई शो नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है, वो तो थ्योरेटिकल हो गया, वो तो आप मेरे साथ एग्जांपल्स के साथ ही देखोगे। बट सबसे पहली बात मैं जो करूंगा आपके साथ, वो करूंगा डिस्टेंस की। डिस्टेंस को आपको उस पर मैं चेक कर दूंगा, ओके है, ये सबको समझ में आ गया कि दो टाइप के डिस्टेंस रहने चाहिए। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां पे है। देखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में तो हमने सीखी थी पिछली क्लास में, नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा। और साथ ही में अगर कोई रिंग होगी, जैसे कि ये आपको रिंग दिख रही है, मैं पीछे एक एग्जांपल लूंगा अभी, तो आप पहले ये देख लो कि ये जो आपको स्क्रीन पे रिंग दिख रही है, इन दो कार्बन के अराउंड रोटेशन अलाउड नहीं होगी, क्योंकि पीछे से रिंग जुड़ी हुई है, क्योंकि पीछे से ये भी है, ठीक है ना। अगर पीछे से किसी ने पकड़ रखा है तो वहां पे रोटेशन अलाउड नहीं होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको, ये वाला, जैसे कि ये देखो, ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। ये मैंने 4 मेंबर्ड की रिंग बनाई हुई है, 1 2 3 4, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 मेंबर्ड की रिंग है ये। अब इसमें मैंने ये कार्बन, इस कार्बन के 4 अलग बॉन्ड है, 1 2, एक ये रहा 3 और एक ये पीछे आ रहा है 4, ठीक है, 4 अलग बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप देख सकते हो कि ये रिंग तो प्लेन में है, ये रिंग प्लेन में है, देखो ये रिंग प्लेन में है। तो अगर ये रिंग प्लेन में है तो मैं इस कार्बन और इस कार्बन के अराउंड यहाँ पे रोटेट नहीं करवा सकता। देखो, ये मैं रोटेट नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि पीछे से रिंग ने ब्लॉक किया हुआ है। सो इस बॉन्ड के अराउंड, मतलब ये एटम घूम करके इधर नहीं आएगा, क्योंकि रिंग मेरी खराब होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिंग के अंदर रोटेशन अलाउड नहीं होती, रिंग के अंदर रोटेशन अलाउड नहीं होती। ऐसे ही चाहे वो 3 मेंबर की रिंग हो, चाहे वो 4 मेंबर की रिंग हो, चाहे वो 5 मेंबर की रिंग हो, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रिंग में रोटेशन अलाउड नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड रहती है। और लाइकवाइज अगर बॉन्ड के अंदर ही डबल बॉन्ड आ गया तो फिर उसमें तो और भी कोई चांस नहीं है रोटेशन का, तो यहाँ रोटेशन नहीं होती। तो रोटेशन कहाँ नहीं होती, अपने दिमाग में आपको सेट करना है, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, कहां पे जीआई शो होगा और कहां पे जीआई शो नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ये जो 3 कंडीशंस मैंने आपके साथ अभी पीछे डिस्कस की हैं। एग्जांपल 1 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पे ये लीनियर शेप है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, लीनियर है। अगर लीनियर ही है, सीधा ही है, और रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, वो तो ठीक है, बट दो डिस्टेंस डिफरेंट भी होने चाहिए। तो x से y का डिस्टेंस एक ही रहेगा, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, दो डिफरेंट डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास नहीं। चलिए, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 में, ये तो हम देख ही चुके हैं, सिस होता है ये, सेम साइड है ना, ये तो आपको मालूम ही है, दो डिफरेंट डिस्टेंस और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है मेरे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लीजिए आप लोग। अगर 3 का शेप मैं बनाऊं तो ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप है। ट्रायगोनल प्लेनर शेप का मतलब हो गया कि ये और ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों सेम ही होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे।
ये d1 इक्वल टू d2 होगा। तो जब डिस्टेंस डिफरेंट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यहाँ पे भी शो नहीं करेगा ये, ठीक है। देन आगे हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर भी सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो सेम रहेंगे। मेरे पास एक था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, या फिर अभी नहीं है मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं, आगे बात कर लेंगे। इसको आप कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो कि फॉर सपोज करो मेरे पास सेंटर में मेरे पास सेंटर में एटम है, ये सीधा जा रहा है, यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे एटम है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे एटम है, और ये इधर जा रहा है, यहाँ पे एटम है। तो इसको टेट्राहेड्रल शेप को आप एज्यूम कर लो कि ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है, ये आपका प्लेन है। तो आप देखो ये एक एटम और ये एक एटम, ये दो प्लेन में है, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक मेरी तरफ आ रहा है। अब होता क्या है टेट्राहेड्रल के अंदर, सारे के सारे एटम टू एटम डिस्टेंस, एटम टू एटम डिस्टेंस, एटम टू एटम डिस्टेंस, ये सारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। आप अगर स्टीरियो कर रहे हो और आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पहले से पता होना चाहिए कि कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहती है जब, तो उसकी टेट्राहेड्रल शेप रहती है, और टेट्राहेड्रल शेप में ये सारे डिस्टेंस अगर मैं a b c d मार्क कर दूं, ये सारे डिस्टेंस एक दूसरे से बराबर हैं। a से b का डिस्टेंस, a से c का, a से d का, इवन b से c का, b से d का, b से a का, ये सारे डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल नंबर 5 आप क्लास 12th में चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसमें पढ़ लोगे, और ये इस तरीके के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हम बनाएंगे जिसमें बीच में मेटल होगा और साइड में कुछ एटम जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे वो जुड़े होंगे, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहे होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर तो दो डिस्टेंस पॉसिबल हैं, जैसे कि L3 से L4 का एक डिस्टेंस और L3 से L2 का एक डिस्टेंस। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि L3 से L2 का डिस्टेंस ज़्यादा है और L3 से L1 का डिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक है। तो ये दो डिस्टेंस हो गए मेरे पास इसमें। बाकी आप ये देख सकते हो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर रिंग वाला स्ट्रक्चर लिया हुआ है। क्या इस टाइप के स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी? तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप देखो कि कार्बन के अराउंड दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यस, ए और बी, ठीक है ना, डिफरेंट होने चाहिए, तो डिफरेंट हैं। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो आप देखिए ए से ए की दूरी यहाँ पे, ये आपका सिस हो जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 4 मेंबर्ड की रिंग है। देख लो मैं प्लेन चेंज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये वाला, और ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके 4 डिफरेंट आपके पास बॉन्ड्स नजर आ रहे होंगे। तो एटम टू एटम डिस्टेंस ये आपका सिस हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम साइड है तो सिस है, क्योंकि यहाँ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। और यही अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसको, और अगर मैं ये डिस्टेंस अब आपको दिखाऊं कि देख लो ये डिस्टेंस क्या हो गया, तो ये डिस्टेंस देख लो क्या हो गया। अब देखो, ठीक है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड थी, इसका मैंने दूसरा मॉलिक्यूल बनाया, अब डिस्टेंस अलग कर दिया, डिस्टेंस अलग करने पर ये ट्रांस फॉर्म बन गई है। तो सिस और ट्रांस यहाँ पे पॉसिबल है, तो GI एग्जिस्ट इस टाइप के स्ट्रक्चर में कर जाएगा, ठीक है। बाकी आगे मैं बहुत ही सारे एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। अभी तो मैं केवल इन 3 पॉइंट्स को आपको समझा रहा था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्लास ली। बाकी हम आगे देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर्टिकुलरली का किस किस जगह पे कौन कौन से एग्जाम्पल में वो आएगा और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। अब तक अगर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते जाना, कोई डाउट है, सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर मेंशन करते जाना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।